हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ए वायर कैरिंग ए करेंट आई along the positive x axis has length L. It kept in magnetic field B equal to 2I cap plus 3J cap minus 4K cap. The magnitude of magnetic force acting on the wire. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक वायर है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। इस वायर में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका लेंथ बच्चों दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक, ये गिवन है। आई क्या है बच्चों, आई करंट है और एल क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। अब देखो बच्चों, इस करंट कैरिंग वायर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा। उस फोर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, वो दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I और लेंथ है L। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आई क्या होता है, स्केलर होता है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर होता है, और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखो यहाँ पे बच्चों जो प्रोडक्ट होता है एल और बी के बीच, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे एल को भी बच्चों लिख लेते हैं। एल किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एल आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। लेंथ सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमने क्या लिख लिया है, एल आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसका हम निकालेंगे एल क्रॉस बी। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर लिखते हैं आई जे के। अब यहाँ पे एल का वैल्यू दिया हुआ है एल 0 0 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 -4। एल क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखो, इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो कॉलम को ढक लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो बचेगा ये, तो ये वाला टर्म आ जाएगा आई कैप 0 -0 माइनस जे कैप माइनस जे कैप। अब इस रो कॉलम को ढक लेंगे तो बचेगा देखो एल -4, तो ये हो जाएगा -4L और ये वाला टर्म हो जाएगा 0 प्लस के कैप। अब देखो बच्चों, के वाले को रो कॉलम हम लोग ढक लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3L कैप 3L -0। तो यहाँ पे बच्चों आया L क्रॉस B का वैल्यू, L क्रॉस B का वैल्यू आया, ये वाला टर्म 0। तो बच्चा आप देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4L जे कैप और ये हो जाएगा प्लस 3L के कैप। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने L क्रॉस B फाइंड कर लिया है। अब इस L क्रॉस B को यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, अब एक और चीज़ पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो इसका अगर मैग्नीट्यूड बच्चों निकालेंगे तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एल क्रॉस बी जो होगा वो हो जाएगा √4L का स्क्वायर 4L का स्क्वायर प्लस 3L का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बच्चे हो जाएगा 16L स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर। यहाँ पे √2
25L²। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5L। ठीक है, क्या आएगा बच्चों वैल्यू? 5L आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Li इंटू 5L मीन्स 5IL। तो यहाँ पे बच्चों जो फोर्स का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 5IL। तो ऑप्शन बच्चों 1 इसका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। हमने क्या किया, L क्रॉस V फाइंड कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू। हम लोग ने वैल्यू जो फाइंड किया वो फाइंड किया 5IL। ठीक, इन द प्रोडक्ट F इक्वल टू QV क्रॉस B इक्वल टू QV क्रॉस B I कैप प्लस B J कैप प्लस B नॉट K कैप फॉर Q इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चों Q का वैल्यू 1 दिया हुआ है एंड V इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप एंड F इक्वल टू दिस वैल्यू दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B। तो B के लिए कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा ये क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते जाएं तो अपने आप B का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों गिवन क्या है, F इक्वल टू QV क्रॉस B इक्वल टू दिया हुआ है QV। अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, B I कैप प्लस B J कैप प्लस B नॉट K कैप। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे V का भी वैल्यू दिया हुआ है, V का भी वैल्यू दिया हुआ है। V का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, V इक्वल टू दिया हुआ है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप और F का जो वैल्यू दिया हुआ है 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप। ये बच्चों वैल्यू गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो V का वैल्यू दिया हुआ है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो F इक्वल टू आ जाएगा Q V के जगह बच्चों लिखेंगे 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप क्रॉस B I कैप प्लस B J कैप प्लस B नॉट K कैप। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और अब देखो इन दोनों को बीच हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, V क्रॉस B बच्चों देखो V क्रॉस B को हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे I कैप, यहाँ पे लिख लेते हैं J कैप और यहाँ पे लिख लेते हैं K कैप। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू है 246, तो यहाँ लिख लेंगे 246 और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है B नॉट है ना, ये वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। अब देखो अब क्या करते हैं, जो प्रोसेस हमने बच्चों इसमें किया है वही चीज़ इसमें करेंगे। ठीक है, I के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ढक लेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा I कैप 4 इंटू B नॉट, 4 इंटू B नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, 4B नॉट माइनस 6B माइनस J कैप, J के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ढकेंगे तो ये आएगा बच्चों 2B नॉट माइनस 6B। वैसे ही बच्चों K के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म 2B माइनस 4B, 2B माइनस 4B। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये हो गया टर्म 4B नॉट माइनस 6B I कैप माइनस 2B नॉट माइनस 6B J कैप प्लस 2B माइनस
4b 2b माइनस 4b क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2b के कैप। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे q का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो अगर इसको q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या बचा v क्रॉस b, 1 टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो गया f। और f का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया हुआ है 4i कैप माइनस 20 j कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है, मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद से f का जो वैल्यू है उसके इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे b नॉट का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, तो देखो ये 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 2b 12 जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा 2b के माइनस 2b के इक्वल होगा, तो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, b का जो वैल्यू आएगा -12/2 मीन्स b इक्वल टू -6। ठीक है, b इक्वल टू आएगा -6। अब यहाँ पे 4i कैप वाला को कंपेयर कर देते हैं i के साथ वाला। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 4b नॉट माइनस 6b, 4b नॉट माइनस 6b, ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 4b नॉट माइनस 6 इंटू बी की जगह क्या है -6 इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 4b नॉट इक्वल टू 6 इंटू 6 36। अब ये हो जाएगा प्लस 36 इक्वल टू 4। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो b नॉट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये इधर आएगा तो 36 में से 4 जाएगा तो कितना होगा -32/4, तो ये वैल्यू आया -8। b नॉट का वैल्यू क्या आया, -8 आया, और b का जो वैल्यू आया वो कितना आया -6 आया। ठीक है, -6i कैप -6j कैप -8 के कैप। तो देखो बच्चों तीनों टर्म में माइनस आया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग मैच करेंगे, तो देखो -6i कैप -6j कैप -8 के कैप, ये हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा इंटर परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B. The ratio of their radii of their path R for hydrogen, radius for alpha particle will be। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो बच्चों दिया क्या है, एक अल्फा पार्टिकल दिया है और दूसरा हाइड्रोजन एटम दिया है। ठीक है, अब ये दोनों का जो मोमेंटम है, मोमेंटम फॉर अल्फा पार्टिकल एंड मोमेंटम फॉर हाइड्रोजन एटम दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है बच्चों, R इक्वल टू mv/qb, ये फार्मूला होता है बच्चों। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो उसके पास जो रेडियस का फार्मूला होता है वो ये होता है बच्चों। ठीक है, इसी फार्मूला के करस्पॉन्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे mv क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वो क्या होता है, मोमेंटम होता है।
तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए मैं लिखूं तो इसका मोमेंटम लिखूंगा मैं P ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वही मैं अल्फा पार्टिकल का लिखूं तो वो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू B। अब ये दोनों चार्ज सेम मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, चार्ज के। तो R जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होगा तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो RH अपॉन R अल्फा पार्टिकल, RH अपॉन R अल्फा पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा, मोमेंटम दोनों का सेम है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इनटू B अपॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू B। तो देखो यहाँ से बच्चों क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो RH अपॉन R अल्फ़ा का वैल्यू आएगा Q अल्फ़ा अपॉन Q हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रेडियस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। ठीक है, मीन्स जिसका चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस कम। ठीक, तो देखो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, और चार्ज ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो RH अपॉन R अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम A to B saw in figure. The magnetic field at a point P for a steady current configuration is given by। हमारे पास बच्चों फिगर दिया हुआ है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं वायर का। ठीक है, इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो। अब देखो ये जो वायर है, अगर मैं यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ बी लिख दूँ, तो ये जो वायर है वो सेमी इन्फिनिटी है, ये भी सेमी इन्फिनिटी है, और ये सर्कुलर वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि सेमी इन्फिनिटी वायर के कारण उसके इस पे, मान लो हमारे पास ये वायर है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी है, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके जस्ट इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B इक्वल टू म्यू0 I अपॉन 4 पाई ये डिस्टेंस। ठीक है, D। ठीक, तो B इक्वल टू म्यू0 I अपॉन 4 पाई D, ये वैल्यू होगा सेमी इन्फिनिटी करंट कैरिंग वायर के कारण। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर मैं इस वायर का बात करूं तो राइट हैंड थंब रूल से बात करूं, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, और इस वायर के थ्रू भी अगर बात मैं करूं मैग्नेटिक फील्ड तो इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं 1 वायर, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 वायर, इसको मैं 2 और इसको मैं 3। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा म्यू0 I अपॉन 4 पाई R। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ होगा। ठीक है, वैसे ही वायर 3 के कारण B3 इक्वल टू हो जाएगा, सेम वैल्यू होगा म्यू0 I अपॉन 4 पाई R क्रॉस। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बच्चों कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। अब देखो अब बात करते हैं हम इस सर्कुलर वायर के कारण। ठीक है, तो बच्चों पढ़ा होगा क्या कि किसी अगर सर्कुलर वायर हमारे पास है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है,
तो इसके कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये पूरे लूप के कारण होता है। अगर आधा का बात किया जाए तो आधे का बच्चों क्या हो जाएगा, आधे का अगर बात किया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4r, ठीक है। तो इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब देखो इसको फाइंड करेंगे इसका डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं कि अपने चारों उंगली को जिधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसके डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं। अंगूठा का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है। तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, तो इस सर्कुलर आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर होगा, ठीक। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4r, ठीक है। ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ होगा, ठीक। तो अगर मैं बाहर की तरफ पॉजिटिव ले लूँ और अंदर की तरफ निगेटिव ले लूँ, ठीक, तो देखो क्या आता है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड को मैं B लिख लेता हूँ, B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। इन दोनों को लिखूंगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4r, 4 पाई r माइनस म्यू2 के जगह प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4r। ध्यान देना बच्चों, जो आउटवर्ड निकल रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव से, इनवर्ड को निगेटिव से, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो ये नेगेटिव टर्म सेम वैल्यू है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r और प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा 2, ठीक। तो देखो ये वैल्यू रहने देते हैं कॉमन लेने के लिए, ठीक, कैंसिल आउट नहीं करते हैं। अब देखो ये वाला जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4r, म्यू नॉट I अपॉन 4r, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन 4r माइनस 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई r। तो इसमें से कॉमन बच्चे देखो म्यू नॉट I और 4r, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4r, इसी के टर्म में दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो म्यू नॉट I अपॉन 4r कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे बच्चा 1 माइनस 2 अपॉन पाई, ठीक है, 1 माइनस 2 अपॉन पाई। तो देखो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4r 1 माइनस 2 अपॉन पाई, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन। अब देखो पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज, मान लो ये बोर्ड पेज हो गया, तो बोर्ड के अवे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर वही ये वैल्यू ज़्यादा होता तो इनवर्ड होता, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन
द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर ड्यू टू द केबल विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल इज रिप्रेजेंटेड बाई। यहाँ पे बच्चों हम लोग ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई थिक वायर है, ठीक है, इस थिक वायर से करंट फ्लो होता है आई। ये जो आई करंट है वो यूनिफॉर्मली बच्चों फ्लो होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस वायर के अंदर। ठीक, अब देखो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रिएट होगा या इंड्यूस होगा, जिसका वैल्यू अगर मैं मानूँ इसका एक्सिस ये है, ठीक है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये रेडियस आर है, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग एम्पियर्स लॉ से हम लोग फाइंड करते हैं। तो वो क्या कहता है बच्चों, अगर मैं बाहर का बात करूं, मान लो ये आर पॉइंट बाहर है, ठीक है, तो आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब मैंने जो पॉइंट लिया है वो बाहर लिया हुआ है, रेडियस से बड़ा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, अगर बात करें बाहर का तो देखो आर से अगर बाहर का बात कर रहे हैं तो जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर के। बी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर के। अगर वही मैं इनसाइड बच्चों बात करूं, मान लो ये पॉइंट पी जो था वो इनसाइड होगा, मतलब इस पॉइंट पे, तो जब आर इज लेस देन आर होगा, मतलब इनसाइड द वायर का बात करेंगे तो जो बी का वैल्यू होता है बच्चों वो होता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, रेड ये वेरी कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर के करस्पॉन्डिंग वेरी करेगा, इनसाइड अलग होगा, आउटसाइड अलग होगा। तो यहाँ पे देखो ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा R। ये अंदर का बात हो रहा है, वायर के अंदर का बात हो रहा है, ठीक है, तो अगर अंदर का बात हो रहा है तो ये मान लो R रेडी, ये जो R है वो वेरी कर रहा है R तक, मतलब ये वायर के सरफेस तक R है, तो देखो लीनियरली इंक्रीज करेगा, है ना। अब वही बात करें R तक क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, कैसा फॉर्म में, पैराबोलिक फॉर्म में। B जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, इसलिए वो डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये जो सेलेनोइड से है, ठीक है, ए लॉन्ग सेलेनोइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द सेलेनोइड, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सेलेनोइड, मतलब सेलेनोइड, मान लो हमारे पास सेलेनोइड है, ठीक है, ये सेलेनोइड है, इस सेलेनोइड में करंट आई फ्लो होता है बच्चों, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जैसे बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो आई करंट का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है बच्चों n = 100 टर्न्स। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पूछ रहा है, तो B = होता है फॉर्मूला म्यू नॉट Ni। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो देखो नंबर ऑफ म्यू नॉट के जगह हो जाएगा वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7, n के जगह नंबर ऑफ टर्न्स 100 पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना दिया है मिलीमीटर, 10⁻³ ठीक, और I = दिया है 1।
तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4 इंटू 3.14। अब ये देखो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर 3 to 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 इंटू 10 का पावर 7 में से 5 जाएगा -2 टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12.5 इंटू 10 का पावर -2 टेस्ला। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल फार्मूला होता है, B = μ0 Ni, इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखो क्या कह रहा है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरी अ करेंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I = 2.5 एमीटर। इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों 100 टर्न्स। ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स। इसका लेंथ जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है जिसका वैल्यू होता है B = μ0 Ni। Ni क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो देखो बच्चों B = हो जाएगा μ0 Ni, μ0 के जगह दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 50 इंटू 10 का पावर -2। इसको सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो होगा 50 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 2.5 दिया हुआ है करंट। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 3.14 इंटू 10 का पावर -7, ये टर्म कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा बच्चों 12.56 इंटू 10 का पावर -7, ये हो जाएगा इंटू 5। ठीक है, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक, 10 का पावर +2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2। तो देखो इसमें से अगर कैंसिल आउट होगा बच्चों तो ये हो जाएगा 10 का पावर 5। तो इसका जो वैल्यू आएगा 6.28 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला। ठीक है, B का वैल्यू आएगा 6.28 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, यहाँ पे 6.28, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक, क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेसिस्टेंस R वुड बी अप अ करेंट कैरिंग कॉइल इन द शेप। यहाँ पे 12A लेंथ का हमारे पास बच्चों वायर है, उसको 2 शेप हमने दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक स्क्वायर का, जिसका साइड क्या है A है। तो अगर ट्रायंगल का बात करें तो ये हो गया साइड A 3A साइड हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा बच्चों, 12A रहेगा तो कितना बार लपेटेंगे, 4 टाइम्स लपेटेंगे। ठीक है, तो 12A/3A क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स ये हो गया 4। ठीक, वही अगर स्क्वायर का बात किया जाए, A साइड का स्क्वायर वुंड किया है तो यहाँ पे n = क्या आ जाएगा 12A/4, A = 3 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। ओके,
अब देखो जो पूछ क्या रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू होता है NIA, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेंगल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स 4, I के जगह I दिया है, ये क्या हो जाएगा √3/4a, ये कैंसिल आउट होगा, तो √3IA, ठीक है, √3IA²। वही अगर बात करें इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स NIA, N क्या है 3 और I क्या है I है, और एरिया क्या हो जाएगा A², 3IA²। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कितना आया 3IA²। तो ये रहा लास्ट 5 साल के क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे हुए हैं। तो बच्चों जितने भी दोस्त होंगे उस सबको वीडियो शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज से क्लास यहीं पे एंड करते हैं।